रेड 9 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इमरजेंसी एक ऐसा शब्द जिसे 1980 के बीच में जिन लोगों ने उसको भोगा है, यदि हम उनसे पूछें उस दौर के बारे में या उस समय के बारे में, तो अनायास आदमी सिहर उठता है। लोगों की कल्पनाओं में उस समय का परिदृश्य ताज़ा हो जाता है। जिन लोगों ने उस समय को बहुत निकट से देखा है और जिन्होंने उस परिस्थितियों को भोगा है, जिन्होंने हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी चीज़ के लिए अपने आप को बांधा है, अपने आप को रोका है कि नहीं सब अभी इमरजेंसी लगी हुई है, वो दौर एक अलग दौर था। आज उस बात को करीब 45-50 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी ताज़ा हमने सुना कि कमलनाथ जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री नवनियुक्त, उन्होंने मीसाबंदियों को देने वाली पेंशन पे फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का यह कहना है कि काफ़ी जो प्रदेश में इस समय फिजूल खर्ची हो रही है या जो सरकारी खजाने पे जो बोझ है उसको कम करने के लिए उन्होंने फिलहाल ये निर्णय लिया है। इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमने हमारे यहाँ पे हमारे अतिथि आमंत्रित किए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश राठौर जी और हमारे नगर पालिका स्वास्थ्य समिति के प्रभारी श्री संतोष सिंह जी गौड़। हम आज इसी विषय पे सबसे पहले राजेश राठौर जी से निवेदन करेंगे कि जो कमलनाथ जी ने वर्तमान में ये जो निर्णय लिया है मीसाबंदियों की पेंशन रोकने के लिए, इस विषय में आपको क्या लगता है कि ये क्या अभी तक जो पेंशन जारी थी ये उचित थी? ऐसा है कि सबसे पहले तो जब भी कोई सरकार बदलती है तो वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम करती है। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, कोई भी पार्टी हो, उसका अपना एजेंडा होता है। मीसाबंदी का मतलब साफ तौर पे ये था कि जो कांग्रेस के खिलाफ थे वो लोग जो है जेल गए थे और उनको फ़ायदा पहुंच रहा था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे लोग थे जो गलत तरीके से उनको पेंशन मिल रही थी। ये कहा जा सकता है कि जो कम दिन जेल रहे लेकिन ज़्यादा दिन जेल जाने का आंकड़ा प्रस्तुत करके और वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। अलग अलग पेंशन के उसके क्राइटेरिया भी थे और सरकार ने यदि आते से पेंशन अभी बंद की है तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये फैसला सही भी है और गलत भी है। क्योंकि सही इसलिए है कि जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी और यदि उसमें से अधिकांश लोग गलत हैं तो उनकी जांच करके उनको हटा देना चाहिए। लेकिन अभी कमलनाथ सरकार जो इस मामले में फैसला कर चुकी है वो इसलिए गलत कहा जा रहा है क्योंकि मीसाबंदियों में कई ऐसे लोग हैं जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं और उनको पेंशन मिलने देना चाहिए थी। यदि कोई सी सरकार ने कोई योजना शुरू की है तो हर सरकार यदि योजना बंद करने और शुरू करने पर ध्यान देना शुरू करेगी तो उससे पूरा सिस्टम प्रभावित होगा और लोगों में आक्रोश होगा। संतोष जी, मैं आपसे निवेदन है कि मीसाबंदियों को जो पेंशन दी जाती है एक्चुअल में वो पेंशन कितनी वाजिब है या आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितनी आवश्यक है या देना जरूरी है? ये सैद्धांतिक रूप से हम इसको कितना तो जायज़ ठहरा सकते हैं? आवश्यकता के आधार पे नहीं, सैद्धांतिक रूप से इसको कितना जायज़ ठहरा सकते हैं? नहीं, पहला तो मेरा मानना है कि ये पेंशन नहीं है, ये उन लोगों के सम्मान पूर्वक उनका सम्मान की राशि है। सम्मान निधि का शब्द है उसके लिए। हाँ। और है क्योंकि उस समय जो परिवार वास्तव में जो परिवार जिसने ये आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन में सहभागिता करी, वो वास्तव में वो परिवार को जो पीड़िता हुई और उस परिवार के समय उस पर विवेचना हुई, ये सारी पीड़ाओं के साथ में। तो ये सरकार ठीक है, एक विचार रहते हैं अपने अपने, लेकिन मेरा मानना है कि ये इस चीज़ को तो ना तो बंद करना चाहिए, क्योंकि जैसा राजेश भाई कह रहे हैं कि कोई गलत हो रहा है तो उनकी जांच होना चाहिए, उनको करें। पर ये सम्मान राशि है और इस किसी नागरिक को सम्मान मिल रहा है तो ये पेंशन, इसको शब्द हटा के पहले तो सम्मान रखो और फिर उसको देना तो अच्छी है। क्योंकि उस परिवार में देखा है, क्योंकि मेरे सामने जो 2-3 परिवार, जब हम परिवार में बैठे और चर्चा हुई तो देखा हमने कि वास्तव में ऐसे गरीब परिवार थे कि जिनका पूरा सब खत्म हो चुका। उस 19 महीने जब वो जेल में रहे तो उनके बच्चे कहाँ गए, उनके क्या हुआ, तो ये आज उनको सम्मान मिला तो ये सम्मान राशि तो मतलब आपका ये कहना है कि सैद्धांतिक रूप से ये एक सम्मान निधि है जी, और ये कोई पेंशन का शब्द इसको नहीं दिया जाना चाहिए।
लेकिन आपको ऐसा राजेश जी ऐसा लगता है कि जब ये करीब 1975 से 1977 के दौर की जो ये पीड़ा उन्होंने भोगी है, आज उन लोगों की उम्र एक एवरेज उम्र 75-80 के लगभग हो चुकी होगी, तो आज की स्थिति में या तो वो अपने परिवार के साथ में सेटल हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी कम लोग होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे काफ़ी कम लोग होंगे जो इस तरह की चीज़ों में अभी जिनको पेंशन आ रही है। वैसे पेंशन की राशि काफ़ी अच्छी है, 25,000 रुपये महीना शायद है। मेरा मानना है कि जो पेंशन शुरू की थी, जिसको सम्मान निधि सरकार ने बताया था, संतोष भाई सही कह रहे हैं, और ये जो सम्मान निधि है उनको वाकई दी जा सकती है जिनको इसकी ज़रूरत है। लेकिन जो इनकम टैक्स पेई है, लाखों करोड़ों रुपए की कारों में घूम रहे हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, उनको तो खुद को भी पेंशन नहीं लेना चाहिए। उनको खुद को सरकार को लिख कर दे देना चाहिए कि ये पैसा आप जो है गरीबों की मदद के लिए जो योजनाएं चल रही है उसमें उपयोग कीजिए। सवाल यही तो होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट चालू होता है किसी भी सरकार में, और उस सरकार में जब उसके उपयोग के साथ जब दुरुपयोग की बात शुरू हो जाती है और सब अपने अपने लोगों की बात करने लगते हैं, तब वो पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें से जितने लोग हैं, नई सरकार को ये पेंशन जो स्कीम है सम्मान निधि वाली, उसको लागू कर दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यदि इनकम टैक्स पेई है तो उसको ना दें। जो विधायक हैं, अब विधायक की भी पेंशन ले रहे हैं, सांसद की भी पेंशन ले रहे हैं। एक नाम है थावरचंद गहलोत, अभी केंद्रीय मंत्री है। अब बताइए, अब इतने बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है कि वो 14 दिन जेल में थे कि 25 दिन जेल में थे कि 50 दिन जेल में थे। क्या मजाक है इस तरह के सिस्टम में? आप सांसद हो, आप केंद्रीय मंत्री हो, और आप पेंशन के लिए इस तरह से कर रहे हो। आपको देख कह देना चाहिए कि ये पेंशन का मुझे आपने सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सक्षम व्यक्ति होने के कारण अब ये पेंशन नहीं लेना चाहता। इंदौर शहर में ऐसे कई लोग हैं जो मीसाबंदियों की पेंशन ले रहे हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है। उनको खुद को शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए कि ये क्या तरीका है। और इस तरह के सरकार को ये उलझुलू नाटक सबको बंद कर देना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों को। ये कोई बात है क्या? कांग्रेस सरकार को किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, कांग्रेस सरकार को जो है गरीब लोगों के इलाज पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये इस तरह के फालतू के जो अल्तुए हैं, ये वंदे मातरम वाला मुद्दा हो या ये पेंशन वाला जो मामला है, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाना चाहिए, मूल मुद्दों पर काम करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही होती है कि जब भी कोई पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पार्टी के फैसलों को गलत ठहराने के लिए यही करती है। ये परंपरा दिल्ली में नरेंद्र मोदी के समय हुई हो, कांग्रेस के सरकार के समय हुई हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय हुई हो या देवगौड़ा के समय हुई हो, सभी सरकारों में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यही काम करते हैं। लेकिन ये जो अभी आपने बोला कि सभी सरकारें ये करती हैं, लेकिन पूर्व में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने भी इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों को, उनको भी मीसाबंदियों की पेंशन दी उन्होंने। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते, बाद में मजबूरी में समझौते के साथ एक होना पड़ा। लेकिन जिस समय इमरजेंसी का माहौल था उस समय तो ये सब लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, और उसके कारण उन्होंने पेंशन वहाँ पे भी शुरू कराई थी, क्योंकि अधिकांश समाजवादी पार्टी और उसके। हाँ, मैं एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ इसमें कि जब पेंशन मिलना शुरू हुई तब तक कई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले गए। जिस कांग्रेस के खिलाफ मीसाबंदी का आंदोलन हुआ और जिस कांग्रेस के कारण पूरे देश में माहौल खराब हुआ, उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मतलब इनसे बड़ा मतलब शर्मनाक और क्या बताऊं मैं आपको कि आपको शर्म, मतलब कहीं तो कुछ विचार हो इन नेताओं का। इन नेताओं की ये स्थिति इतनी दयनीय है कि उसी कांग्रेस में चले गए और अब वहाँ जाके पेंशन भी ले रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ मैं। वैसे संतोष जी, जो ये पेंशन मिली थी एक्चुअल में उस समय जब इमरजेंसी के समय जो लोग जेल गए थे, सिद्धांतिक रूप से हम ये देखें कि जो लोगों ने उस समय के कानून का उल्लंघन किया था उनको जेल भेजा गया था। वो वैसे ज़्यादातर गिरफ्तारियां शुद्ध राजनीतिक थी, परंतु फिर भी एक कांग्रेस का ये कहना है कि कुछ आज कांग्रेस के प्रतिनिधियों का ये कहना था कि जो उस समय उन्होंने कानून का उल्लंघन किया इसलिए वो जेल में गए। उन्होंने कोई देशभक्ति आंदोलन नहीं किया या कोई दूसरा अच्छा आंदोलन नहीं किया। तो अगर कानून के उल्लंघन करने पे जेल गए हैं और अगर उनको पेंशन दी जा रही है या सम्मान निधि के रूप में कोई राशि दी जा रही है तो वो गलत है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। नहीं, तो मैं ये कहता हूँ अगर वो ऐसा कह रहे हैं हाँ। तो कांग्रेस के लोग भी हैं, आज आप नाम देखो, उनको भी तो मिल रही, उन्होंने भी तो अपना नाम दर्ज करा रहा है। परंतु उनने तो निर्णय वापस ले लिया ना, बंद करने का निर्णय लिया ना उन्होंने। निर्णय तो अभी तो निर्णय क्या होता है, क्या अभी जैसे राज भाई बता रहे हैं कि पार्टी जब दूसरी आती है तो वो उसके अपने अपने विचार के द्वारा
अपने समझौते के हिसाब से जैसा भी एक बनाते हैं तो वो चेंज करते हैं। पर मैं कहना कि जब ये हुआ तो वो तभी विरोध कर देते ना कि ये क्यों, खुद ने भी सम्मान राशि ली और खुद ने भी अपना सम्मान बढ़ाया, और आज अगर ये बात आ रही है तो उनको भी आगे आना चाहिए कि भाई हम भी उसमें हैं। तो ये चीज़ें अगर हैं तो सम्मान के पूर्वक दे रही हैं। ये जरूर है कि राज्य ने पहले कहा था कि उनको जिनको उसकी मिलना चाहिए, जैसी पात्रता है या योग्य है उनको मिलना चाहिए, और बाकी की जांच छोके उनको बाकी बंद कर देना और एक सम्मान करना ये पर नहीं। जैसे मीसाबंदियों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बाबूलाल जी गौर हैं, तपन भौमिक जी हैं, शिवराज सिंह चौहान खुद मीसाबंदी हैं, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं इन मीसाबंदियों के। नहीं वो तो थे ना, उस समय आंदोलनकारी तो थे ना और उसमें ये तो अभी बीजेपी के हैं नाम। अब आप कांग्रेस के भी तो देखो, अपने इंदौर में 4-5 नाम है, और के मिश्रा जी का आया, उनका सबका आया। इसी प्रदेश में कई ऐसे जो कांग्रेस की, और अभी जैसे बोला कि जब वो मौसम को देख के उधर चले गए तो वो भी तो वही है, सम्मान राशि वो भी तो प्राप्त कर रहा है। कांग्रेस राजेश जी ऐसा कांग्रेस का कहना है कि अब ये फिजूल खर्ची है, अब ये जो पैसे दे रहे हैं ये फिजूल है। वास्तव में ये बात सही है कि इस तरह की कोई योजनाएं शुरू करनी नहीं चाहिए। सरकारें जब बनती है तब वो अपना मूल उद्देश्य से ध्यान हटा के जनता को बरगलाने के लिए या सस्ती पब्लिसिटी के लिए सब नोटंकी करती है। आप देखो कि जब ये मीसाबंदी पेंशन चालू हुई थी तब भी इसका विरोध हुआ था इस रूप में कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उस समय ये कहा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी राम मंदिर आंदोलन करने वालों को भी जो है पेंशन देने लग जाता है 10-20 साल बाद, कि वो बहुत बड़ा देश की अस्मिता का सवाल था और हम लोग कानून तोड़ने अयोध्या गए थे, तो अब भैया इनने बहुत अच्छा काम किया था, मंदिर भी बन गया है, तो अब इनको भी पेंशन देना शुरू करो। तो ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं साहब। देखिए जिस तरीके से देश की हालात खराब होती जा रही है कि आम आदमी आज भी परेशान है, पेट्रोल डीजल की महंगाई से लेके टैक्स बढ़ाने से लेके आम जनता को जो सुविधाएं मिलना चाहिए उन सब मुद्दों पर ध्यान हटा के ये सारी पार्टियों की सरकारें जब जब बनती है इस तरह की नोटंकी शुरू करती है, और इसका जवाब जनता अब देने लगी है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ये नोटंकी शुरू की आरएसएस के कहने पे, लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान की हालत ये थी कि वो जो चुनाव हारे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिला पाए। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद किसी प्रदेश में ऐसा पहला मुख्यमंत्री होगा जो अपने कई पदाधिकारियों को भी नाम से नहीं पहचानता था, और कभी किसी पदाधिकारी के व्यक्तिगत काम तक नहीं किए, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं। एक तरफ तो पार्टी इस तरह का काम करती है, एक तरफ नेता जो है बड़ी योजनाएं लाते हैं। ये सब दुकानदारियां हैं, नोटंकियां हैं। क्या आप ये बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए 13 साल में, और उसके बाद फिर इस तरह की नोटंकी करते? मीसाबंदी को सम्मान देना अपनी जगह हो सकता है, लेकिन आए दिन इस तरह की नोटंकी करना, जिस तरह के कार्यक्रम करके शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपया टेंट और तंबू और विज्ञापनों में बर्बाद किया है, उससे बड़ा शर्मनाक उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। शिवराज सिंह चौहान के बारे में लोग कहने लगे थे कि इवेंट मुख्यमंत्री है, कोई भी इवेंट यदि कहीं करना हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया स्थान मध्य प्रदेश लगता था, नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, और आप इस बात को भी महत्वपूर्ण नजरिए से देखिए कि जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो उसके पहले जो योजनाएं चल रही है उनका क्या हाल है। अरे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उसके पहले बाबूलाल गौर थे, पहले उमा भारती थी, फिर दिग्विजय सिंह थे। अरे आप तो सिस्टम को बनाए रखिए ना, कि आपको क्या लेने देना है कि किसने कभी नई स्कीम चालू की है या नहीं की। आप तो जो पुरानी स्कीम चल रही है उसमें क्या काम हुआ ये तो देखो। मैं तो सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ हूँ कि नई योजनाएं लागू करना ही नहीं चाहिए। जो योजनाएं चल रही है उसमें सुधार करना चाहिए, और जो योजनाएं चल रही है उसका वास्तविक लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसकी मिनिमम गारंटी होना चाहिए। यदि ये जिस दिन हो गया तो उस दिन कोई मुख्यमंत्री और कोई विधायक चुनाव नहीं हारेगा। संतोष जी, इसी बात से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि अभी फिलहाल कमलनाथ जी ने ये घोषणा करी है कि जो भी योजनाओं की घोषणा करेंगे वो कलेक्टर करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति नहीं करेंगे। जो पुरानी योजनाएं जो चल रही हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन और नई योजनाओं की घोषणा वो अब कलेक्टर के जिम्मे, राजनीतिक लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो भी योजनाएं ये पूर्व में भी थी, हाँ। लेकिन इसको इतनी धरातल में, इतनी जमीन पर लाकर हाँ। अगर करा तो वो शिवराज जी की सरकार ने करा। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक सोच रही है कि नीचे पीछे वाले व्यक्ति का ध्यान रखें।
तो ये सारी योजनाएं जब वो नीचे तक गई है तो आज कांग्रेस को भी पता पड़ रहा है कि वास्तव में काम हो रहा है, लेकिन उनको ये जो अधिकारियों को जो बोलना पड़ रहा है उनको, तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारी इन चीज़ों को नीचे तक फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर वो जवाब भी देंगे या वो उसको करेंगे तो जाके कार्य हो पाएगा। उनको अपने अपने जनप्रतिनिधि पे विश्वास नहीं कि अगर वो बोल देंगे, घोषणा कर देंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी होने दें, तो ये चीज़ नहीं होगी जब तक दोनों का समन्वय नहीं बनेगा। जनप्रतिनिधि तो, क्योंकि जनप्रतिनिधि का अधिकार है, और जनप्रतिनिधि अगर जाएगा और फिर वो अगर वही नहीं बोल पाएगा तो आज अधिकारी फिर चला लें, और अधिकारी चलाएंगे तो फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे, उनका एक अलग नजरिया होता है। तो शिवराज जी के टाइम में तो यही होता था, पूरी सरकार तो अधिकारी चलाते थे। आप अभी आपने बोला ना राजेश भाई ने कि वो इवेंट मुख्यमंत्री थे, मतलब उन्होंने जो करा है वो स्वयं जाके अब ठीक है, उनको जब दिखाया है तो वो तो बताना तो पड़ेगा, जब कार्य किया है तो उसको मैदान में आके बताना पड़ेगा। तो उन्होंने इस प्रकार से उस योजनाओं को लाके जमीन पे तो लाए, और हर योजना, ये आज नहीं 20 साल पहले से जब कांग्रेस का राज था जब भी थी योजना, पर किसी को पता ही नहीं था। सारी जो कन्यादान योजना हो किसी भी रूप में थी, लेकिन उसको प्रचार करना भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार ने ही करा है, विज्ञापन के माध्यम से। नहीं, विज्ञापन तो ये तो होना है ना, आजकल तो उसका प्रचार ही है। तो ये तो मैं मानूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या शिवराज जी की सरकार ने ही ये योजनाएं नीचे तक पहुंचाई हैं। तो अधिकारियों का तो इसमें, क्योंकि अधिकारी तो अपने हिसाब से ही रहेगा ना, उसको तो जितना समय रहना है, उसको 3 साल रहना है, 5 साल रहना, जो भी रहता है वो उतना कर पाएगा। लेकिन जनप्रतिनिधि को, वहां पर जनप्रतिनिधि तो उसका कार्यकर्ता के रूप में तो रहना ही है उसको, उस क्षेत्र में उसको अपना शहर, अपना कॉलोनी अपनी उसकी पसंद की रहती है, उसको अपना करना रहता है, तो वो तो उसका जवाबदारी होता है। पर राजेश जी ने भी एक इल्जाम लगाया शिवराज जी की कार्यशैली पे कि उन्होंने जो अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या जो पदाधिकारी थे उनके पावर कट कर दिए थे, सारे पावर सेंट्रलाइज थे। नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि सबका अपना कार्य क्षेत्र था और सब अपना अपना कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। क्योंकि जैसे अभी रहता है कि कभी जो मुखिया है बोलने में भी, अगर कोई सी चीज हुई भी है, नेगेटिव भी हुई है तो उन्हीं के लिए, पॉजिटिव भी हुई तो उन्हीं के लिए, तो ऐसा नहीं है, सबको सम्मान तो सबको मिला, पर एक कार्य करने की सबकी अपनी अपनी शैली होती है। वो उस पर अगर कहीं कोई रह गया है, नहीं तो सम्मान तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर बाबा को भी दिया गया है। तो ये तो एक ऐसा होता है कि जब कोई मुखिया किसी चीज में होता है तो उसको तो दोषी कहा जाता है, पर वो मैं नहीं मानता हूँ, सम्मान तो सभी लोगों को मिला। तो हमारा विषय है, इस विषय में जो कांग्रेस का सबसे बड़ा तर्क है कि सरकारी खजाना आज की तारीख में पूरा खाली पड़ा है, और सबसे पहली उनकी प्राथमिकता है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। नहीं तो ये सम्मान, इसकी कितने मुश्किल से 2000 लोग हैं। नहीं, वो तो हर तरह से उन्होंने अभी घोषणा करी कि कोई मंत्री अभी हेलीकॉप्टर यूज नहीं करेगा, दूसरे खर्चे में कटौती करेंगे, गैर वाजिब खर्चों में। वो तो हर स्तर पे जाके और खर्चों में तो शिवराज जी ने भी करा था ना, वो भी एक सीमा बना दी थी उन्होंने भी कि ये अपने को इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ ये नए बैठने के बाद बोलना पड़ रहा है उनको, नहीं तो सारी योजनाएं तो वही है, उनको रूप का नाम दे के, दूसरा नाम दे के चेंज करके उसको सम्मान पाया जा रहा है। बाकी है तो उन्हीं की सारी, वो योजनाएं जितनी भी थी वो भी उन्हीं की है, शिवराज जी की है। और खर्चों में देखा जाए जितना भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे नगर निगम इंदौर की हो, तो काम करने की और उसकी तो शैली उनकी है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें राजेश जी अभी कुछ जो मीसाबंदी है उनका ये कहना है कि अब हम इसके लिए कोर्ट की शरण लेंगे और कोर्ट में जाके इसके खिलाफ अपील करेंगे, क्योंकि इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक बार पहले डिसीजन दिया है। उन्होंने, राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला था कि ये एक सम्मान निधि है और इसको आप दे सकते हो, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट ने उस समय उसको जायज़ ठहराया था। हाँ, निश्चित तौर पे कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, और उसके पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए कि ये जो वास्तविक लोग हैं और जो उम्र की अंतिम दहलीज पे चल रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 70-80 साल होने आ गई, ऐसे भी कई लोग हैं उसमें, जिनको अपने इस उम्र में इलाज के लिए या व्यक्तिगत उसके लिए इस तरह के सम्मान निधि की आवश्यकता होती है, उनको निश्चित रूप से देना चाहिए। मैंने इससे इनकार नहीं किया, पहले भी मैंने ये स्पष्ट कहा कि यदि देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सक्षम लोग हैं उनको तो तत्काल नहीं बंद कर देना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। और वहाँ यदि मीसाबंदियों की बात सरकार नहीं मानेगी तो कोर्ट के दरवाजे, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र और प्रजातंत्र की खूबी यही है कि हर कोई जा सकता है और जाना भी चाहिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, अभी बात हो रही थी तो संतोष भाई ने जवाब दिया था। देखिए क्या होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
गलत तरीका अपनाया था कि अपनी पार्टी के विधायकों पे भरोसा नहीं करते हुए, पार्टी के नेताओं पे भरोसा ना करते हुए कलेक्टरों पे भरोसा किया था। तो जब भी कोई सरकारी सम्मेलन होते थे तो उसमें बसों का इंतजाम और भीड़ भरने का इंतजाम सरकारी कलेक्टरों के भरोसे कर दिया था। तो अब कमलनाथ ने उल्टा सिस्टम किया कि अफसरों से घोषणाएं कराना शुरू कर दी। अरे भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, अफसर को जनता से वोट लेना है क्या? अफसर के चुनाव लड़ेगा क्या? अफसर को तो, यदि मैं मानता हूं निजी तौर पे कि यदि कोई ईमानदार प्रतिनिधि और सक्रिय है, जिसको अपने विभाग की और काम कराने की जानकारी है, उसको कोई अधिकारी मना नहीं कर सकता, चीफ सेक्रेटरी भी मना नहीं कर सकता। एक पार्षद भी चीफ सेक्रेटरी को जाके बहस कर सकता है, उससे बात कर सकता है और उसको सही काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा बन गया है कि जनप्रतिनिधि पहले अपने 2 काम की पर्ची लेके जाता है अधिकारी के पास, उसमें से एक काम निजी करा लेता है, उसके बाद अधिकारी समझ जाता है कि अब इसकी अपन ने जो है कमजोर नस पकड़ ली है, तो वो जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला काम होता है उसमें टल्ला मार देता है, एक पर्सनल काम देके वो चुप कर देता है। अब ये कमलनाथ जी ने जो सिस्टम किया है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आपको कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो विधायक जीते हैं आपके 15 साल बाद बड़ी मुश्किल सरकार बनी है, तो अफसरों को तो चाबुक की नोक पे चलाना चाहिए। क्या दिक्कत है? अरे अफसर तो काम करेगा ही ना, आप कहो ना काम करेगा, लेकिन अफसर से आप मंच पे घोषणा करा दो और विधायक नीचे बैठे रहेगा, तो इससे क्या फायदा होगा? जनता के बीच में अफसर की कोई पहचान नहीं होती। अफसर साल भर, 2 साल, 3 साल का आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, डिप्टी कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर ऐसा रहेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि को तो पैदा वही हुआ है, मरना वही है, सालों साल चुनाव लड़ना है, खुद के लिए वोट लेना है, कभी पार्टी को वोट दिलाना है, कभी खुद का प्रचार करना है, कभी विधायक सांसद का प्रचार करना है, या आपने आम चुनाव में प्रचार करना है। तो जनप्रतिनिधि को सबसे आगे रखना चाहिए और अफसरशाही को बाद में रखना चाहिए। कलेक्टर या इस तरह के अधिकारी अगर कोई घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भावना ये है कि उनकी जवाबदेही तय होगी और वो उसके फॉलोअप के लिए जो आपकी जानकारी के लिए जब कलेक्टर बनता है उसको कानून का पहला पाठ ही ये पढ़ाया जाता है कि प्रशासन और शासन की भावनाओं के अनुरूप आपको काम करना चाहिए। ये कोई भगवान नहीं हो गए, आपके और हमारे टैक्स से जो वेतन पाते हैं वो भगवान बनाने वाला सिस्टम हिंदुस्तान को कमजोर करता है, और यही चापलूस अफसरों ने जनप्रतिनिधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ऐसा ही कई बार हमने देखा है कि जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थों के चलते इन अफसरों को भगवान बना दे। अफसर है, काम करें, क्या दिक्कत है भाई? आप जनता के बीच में कौन जाएगा? जनप्रतिनिधि जाएगा ना। जनप्रतिनिधि नाम की संस्था को यदि कमजोर किया है तो खुद पार्टियों ने और नेताओं ने कमजोर किया, क्योंकि उनके अपने दूसरे इंटरेस्ट रहते हैं। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूं कि अफसरों को तो ये कहना चाहिए कि ये सरकार की योजना, इस योजना के आधार पर आप काम करिए। अब उस योजना में यदि किसी को फायदा नहीं मिलता है या वो पूरा काम नहीं होता है तो आप उसको सस्पेंड करिए, आप उसको हटाइए, आप उसको बर्खास्त कीजिए, आप उसकी वेतन वृद्धि रोकिए, आप उसको जो है मध्य प्रदेश सरकार की बजाय जो है दूसरे स्टेट में भेज दीजिए। मेरा ये कहना है कि इस तरह के काम जनप्रतिनिधि हिम्मत से करना चाहिए। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, जिसने एक बार देख लिया अफसर की तरह तो कलेक्टर बैठता नहीं था। अब तो हालत ये है कि मुख्यमंत्रियों के पास में गले में हाथ डाल के कलेक्टर बैठते। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं। पिछले 15-20 साल में जनप्रतिनिधियों ने जो अपना राजनीतिक पतन खुद ने किया है वो बड़ा शर्मनाक है। सुंदरलाल पटवा के सामने एक बार एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कह दिया था कि ये काम हो नहीं सकता, तो बोले मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि ये काम नहीं हो सकता, मैंने आपसे ये कहा है कि ये काम करना है, जाइए और आप काम करके लाइए। उसको मुख्यमंत्री कहते हैं, उसको जनप्रतिनिधि कहते हैं। यही स्थिति अर्जुन सिंह की भी थी। तो ऐसे कई विधायक और सांसद और मंत्री हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन जब नए जनप्रतिनिधि बन जाते हैं या जिनको पहली बार मौका मिलता है वो इस तरह की गलती करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक सिस्टम सुधारने के लिए सबसे पहले नेताओं का अनुभवी और पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी बातें कही इन्होंने। अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच का जो एक सामंजस्य, एक ताना बाना है, जो एक जनसेवा के काम जो होने चाहिए, जिस माध्यम से, जिस तरीके से होने चाहिए, उसके लिए राजेश भाई का अनुभव भी काफ़ी पुराना है और आपका भी निश्चित रूप से अनुभव अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य समिति, तो इस तरह की परेशानियों से रोज आप भी गुजरते हैं। नहीं तो मैंने तो पहले कहा ना कि जनप्रतिनिधि ही तो है भाई, अधिकारी का तो फिर मैंने बता रहा हूँ ना कि वो तो सिर्फ उतने समय का ही है।
या उसकी सोच भी उतनी है कि मेरे को तो सिर्फ मेरा ऑफिस में बैठ के या थोड़ा सा बाकी जनप्रतिनिधि को प्रतिदिन अब तो रोज जनता के बीच सड़क पे जाके और जनता की समस्याएं जाननी है, तो वो तो उसी को ही जवाब भी देना है, उसी को कार्य भी कराना है। तो ये जरूर ऐसे ही समझो कि वास्तव में अधिकारी से काम कराने का तरीका उसी प्रकार से होना चाहिए। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ संतोष भाई, आप भी राजनीति में लंबे समय से हैं और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसका मतलब आपका अपना अनुभव है और आपकी अपनी पकड़ है उस इलाके में। देखिए ये जो है परदेसी होते हैं मेरी नज़र में अफसर, हमको जीना मरना यही है, हमको जवाब यही देना है, ये शहर हमारा है, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, यहाँ हमारे दोस्त हैं, यहाँ हमारे शुभचिंतक हैं, इनका कौन है, ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े और कहाँ नौकरी करना है। इन अफसरों को तो सरकार को और जनप्रतिनिधियों को अपने हिसाब से ही चलाना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जो योजना बना दी उसका आपको फील्ड में जाके काम करना है, ये अफसर का काम है। लेकिन जनप्रतिनिधि को इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जब तक अफसरों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यवहार अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा स्टाइल में नहीं होगा, जनप्रतिनिधि कभी सफल नहीं हो सकता। तो अभी जो नई प्रशासनिक सर्जरी हुई है पूरे प्रदेश में, आपको लगता है कि यही सोच के हो रही है? नहीं, सोच तो बनाई है, या लेकिन मतलब जो बीजेपी समर्थन वाले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको चेंज करके और अपनी विचारधारा वाले अपने से जिससे उनकी ट्यूनिंग बैठती हो, इस तरह के अधिकारी अब नए सिरे से वापस आ रहे हैं? निश्चित ही वो उसी प्रकार से उसी योजना के आधार पर ट्रांसफर भी हुए हैं और यही है कि वो उनको अपनी कार्यशैली से काम कराना है या मेरे समर्थक हैं या उस उद्देश्य ही। और ये ऐसा हमेशा होता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो वास्तव में अच्छा काम कर रहा है या जिसको मतलब करना है, जैसे अपने कलेक्टर साहब का तो कोई समय नहीं कि 3 साल भी नहीं हुए थे, कोई उसमें विवादित भी नहीं थे, लेकिन उनको निश्चित रूप से अपनी भाव अपने काम के नहीं, वो तो मेरे साथ पढ़ने में आया था अखबारों में कि वो सज्जन सिंह वर्मा जी की शिकायत पे शायद उनका ट्रांसफर हुआ। तो वही हुआ ना कि वो तो व्यक्तिगत ही शिकायत पे तो कमलनाथ जी ने उनकी प्रशासनिक शिकायत होगी, कोई जरूरी नहीं व्यक्तिगत। नहीं भाई, आप नाम उनका आया है तो उनका ही होगा, क्योंकि वो तो बोला भी गया ना। हाँ। क्योंकि वो दूसरे उनके जो विधायक थे उनका तो कहना था कि नहीं बहुत अच्छा है और 4 दिन में भी उन्होंने अच्छा करा है, तो ये तो फिर व्यक्तिगत ही। और प्रशासनिक तो काम तो वही रहेंगे, जनप्रतिनिधि कोई वैसा व्यक्तिगत तो काम रहता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं उनको वैसा लगा होगा तब जाके उन्होंने बोला और उस जरा सी शिकायत पे और कलेक्टर साहब को जाना पड़ा। तो ये तो एक व्यवस्था, अब जब कोई बैठता है तो वो अपने हर जगह अपना ऑफिस भी सुधारेगा, अपने बीए को भी रखेगा, तो हर व्यवस्था को करेगा, वो अपने विचारधारा से जोड़ने के लिए करेगा कि जिससे जो काम होगा वो मेरे मतलब आप सब मान के चल रहे हैं कि चूंकि सरकार बदली है तो ये सब चीजें संभावित है कि ये चीजें होना ही है। ऐसा नहीं है, कलेक्टर जब कहीं नई पोस्टिंग पे जाता है, यदि खंडवा कलेक्टर इंदौर आएगा तो डिप्टी कलेक्टर में नए सिरे से कार्यभाजन करेगा जी। तो वो सिस्टम है, वो अपने सिस्टम को बुरा नहीं मानना चाहिए। और इन अफसरों को तो यार पहले दिन से पता है ये बात कि हम जो है तबादला वाला जो है हमारा सिस्टम है, 2-2 4-4 साल में हमको हटाया जाएगा, वो अपना चयन करके आते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और जब आप यदि अच्छा काम करो तो कोई सरकार आपको नहीं हटा सकती है। लेकिन यदि फिर भी आपको हटना पड़ता है तो अफसरों को इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए और हम लोगों को भी इन अफसरों की कतई बिल्कुल चिंता नहीं पालना चाहिए। ये अफसर के अगाड़ी और पिछाड़ी वाली बातें हैं, इनको तो स्पष्ट है कि आप जनता के सेवक हो, आप जनता की नौकरी कर रहे हो, जनता के टैक्स से आपको पैसा मिल रहा है, आप सीधे सीधे काम करिए, बस सीधी सी बात है, उसी अफसर को रहने देना चाहिए। तो संतोष जी, हम विषय पे हमारा वापिस से लौटते हैं कि जो आरएसएस के शब्दों में लोकतंत्र के सेनानियों की जो सम्मान निधि आज कांग्रेस ने बंद की है, इसके लिए कोई आरएसएस या बीजेपी कोई आंदोलन वगैरह करने वाली है? कोई इसका विरोध किस तरह से करेंगे आप? विरोध नहीं, इसका तो अधिकार जो उनके सम्मान निधि, उस सम्मान के लिए तो हर संगठन लोकतंत्र के सेनानी नाम दिया उन्होंने। हाँ, तो वो है ना भाई, उस समय का तो जो वो वास्तव में जो आप देखो कि जब वो हुआ था कि इंदिरा जी हरी और जयप्रकाश नारायण जी का आपातकाल ये चल रहा था और उसमें जो गए जिनकी गिरफ्तारियां हुई, हाँ। उनने परिवारों को जब देखो, मेरे को याद आता है कि हम जब बैठे थे तो अपना सराफे में उनकी दुकान थी, राजनारायण सिंह ऐसा कुछ नाम था, उनके परिवार में वो 19 महीने जो वहाँ रहे, जेल में रहे और सारा कारोबार था, वो परिवार ऐसा बिगड़ गया, कुछ उनके नौकर ने कुछ ऐसा करके वो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी। ऐसे ही मेरे वार्ड में खुद विसाबंदी हैं दयाराम वर्मा जी, वो आज बिल्कुल, अगर वो पेंशन ये का सम्मान राशि निधि नहीं मिलती तो शायद मैं मानता हूँ कि वो परिवार भी खत्म हो चुका होता।
आज भी वो उसी आधार पे, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, किसी आवारा टाइप, मतलब पूरा परिवार बिगड़ गया आज। तो ऐसे परिवार वालों को जो मिलती है तो उसके लिए संगठन हर स्तर पे अपनी जवाबदेही कार्य करेगा। पर इसमें तो जैसे जमायत इस्लामी को भी उस समय प्रतिबंधित किया था, तो उनके भी कुछ लोग होंगे जिनको मिसाबंदी की पेंशन मिल रही होगी। अगर वो होंगे और उसमें आंदोलनकारी में होंगे तो वो उसकी पहले ही कह दिया कि जांच करें और जैसा जिसको आता है, क्योंकि नहीं, अगर वो जेन्युइनली अगर उस समय आंदोलन में शामिल होंगे अब तो वो तो फिर आएगा ना, उसमें तो नाम भी उसे जुड़े थे, बाद में कई नाम जुड़े थे उसी से कि हाँ ये उस समय थे, इसके संग में थे, इतना समय, सब ये सर्टिफिकेट लगे हैं ना उस समय तो, कि भाई इनके साथ गए थे, इनका नेतृत्व किसने करा था, किस संगठन ने, जेल विभाग से बकायदा उसका रिकॉर्ड लिया पूरा है, पूरा उसमें दिया गया था। और फिर जब नाम जो जुड़े थे वो इसी पे आधार पे जुड़े थे। चलिए, बहरहाल हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं का दौर इतना लंबा होता है कि जब हम उन चर्चाओं में रमते हैं और जब शामिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी इस विषय को हमने छुआ नहीं है, इस विषय को अभी हमने छोड़ दिया है। बहरहाल ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। आज समय की कुछ सीमा है जो हमें इस कार्यक्रम को यहीं रोकने के लिए बाध्य कर रही है। आने वाले समय में हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।